मैं ठीक, आप लोग सुनाओ। आप सब ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस जी मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी छुट्टियां, विंटर वेकेशन? वैसे तो हुई छुट्टियों के सबके सब, लेकिन फिर भी मैम बस अच्छी गुजर गई, सो के। ओके गुजरी हैं। अच्छा आप बताओ कहाँ तक पढ़ लिया था और कहाँ से स्टार्ट करना है? मैम वो वाला चैप्टर जो है ना दोबारा स्टार्ट से करें। जी नहीं, एक दो नहीं टॉपिक मैम, ना वो स्टार्ट से करेंगे ना अच्छी तरह, फिर क्लियर हो जाएगा। अब टाइम जाया नहीं करना, पेपर है मेरे ख्याल से फैब में। मैम पेपर तो है ना, वो जो यस मैम। उसी का पेपर ही देना है ना हमने। अच्छा अच्छा। जी मैम। हाँ आप जी। ऐसा ऐसा करें, उसको स्टार्ट से करवाएं क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है बस। अच्छा मैं क्यों स्टार्ट से करवाऊँ? ऐसा ना हो कि अब आप लोग स्टार्ट से स्टार्ट हो जाओ सारे के सारे। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, आप रिवाइज करवा देंगी ना एक बार तो मतलब फिर सही हो जाएगा। बिल्कुल। जी मैम। थर्सडे को आपकी क्लास होती है कोई, ये वीडियोस आती हैं? कभी वीडियोस आती हैं, कभी हो जाती है, ज्यादातर वीडियोस आती हैं। ज्यादातर वीडियोस आती हैं, मतलब थर्सडे को आप लोग फ्री हो? तो मैम आज तक क्लास वो नहीं हुई वाला दिन थर्सडे को। रिवाइज हाँ जी, वो वाले दिन हम रिवाइज करेंगे। तो वो तो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा ना, हमने वो भी तो करना होता है ना, जो वीडियो आएगी उसको भी तो करना होता है। अच्छा जी। जी आप मैम। सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? हाँ सारे जी। हो या अभी आ रहे हैं? अभी कुछ आ मैम रहे आ रहे हैं अभी। हैं। मैम थोड़ा थोड़ा पढ़ाए और जो है ना मेरे ख्याल से इकट्ठे होंगे फाइनल एक ही बार ही। हाँ जी, लग रहा है। हाँ जी। ये 7th चैप्टर है ना, 187 जी पे। चैप्टर नंबर 7, 187 पेज है। किस किसने पढ़ा है 7 चैप्टर? किसी ने नहीं पढ़ा 7 चैप्टर? मैम पढ़ा तो है। मैम मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है? वालेकुम अस्सलाम। और किसने पढ़ा है? कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी मैम। मैम ऑनलाइन क्लासेस मुबारक हो दोबारा से। चलो दुआ करो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, मैम फरवरी से हो रही है। देखते हैं। करें स्टार्ट? जी मैम। मैम क्या पढ़ा रही है? आपकी क्लास कह रही है कि 7 चैप्टर रिवाइज करवा दें। आपने मैम किया हुआ है? मैं मैम तो कह रहा करवा दे स्टार्ट। काइंडली 7 चैप्टर रिवाइज करवा दे, उसका बस जो सा ग्राफ है ना वो वाला से जस्ट करवा दे, बाकी तो कौन सा थ्योरी तो ग्राफ? आती है। मैम यही टीएफसी टीएमसी टीसी एएफसी एबीसी वाले। आते हैं ग्राफ? ये ग्राफ भी नहीं नहीं आते? मैम यही तो रिवाइज करवा दें, ये आते तो मैम वैसे इंट्रो तो पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप करवा दें, काइंडली इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 2 दिन में। फिर आज का दिन और कल का दिन 7 चैप्टर रिवाइज करते हैं, और कल के दिन में 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक रह गया बस, इसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने पढ़नी है, उसके बाद चैप्टर खत्म। फिर हम अपने अगले चैप्टर पे जाएंगे। कोई इजी सा चैप्टर ढूंढेंगे अब, जो आपको ऑनलाइन में समझ आ जाए। बस एक ही ढूंढिएगा जो हम ऑनलाइन में कर लें, बस इतना काफी है। और उसके बाद फिर फैब में जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फिर जो रह जाएंगे वो उसमें मैं करवा दूंगी। जी मैम। ठीक है? 15 का मीटिंग है, देखें क्या करते हैं, खोलता है कि नहीं। आप इजीली इजी पढ़ा दें। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट वाला चैप्टर। पेज नंबर 187 है।
कॉस्ट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सम कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो अमाउंट जो आप किसी भी स्पेसिफिक गुड्स की प्रोडक्शन के लिए खर्च करते हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी उस चीज की पैदावार पर आपका जो पैसा खर्च हुआ है वो आपकी कॉस्ट है। हम जो है वो बेसिकली 4 फैक्टर्स जो है वो यूज करते हैं। 4 फैक्टर्स में हमारे पास होती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड अगर आप किसी से लोगे तो उसका रेंट पे करोगे, वो आपकी कॉस्ट है। लेबर अगर आपके पास काम कर रही है तो उसको वेजेस दोगे, वो भी आपकी कॉस्ट है। कैपिटल अगर आपने बैंक से लिया हुआ है, यानी आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो उसको इंटरेस्ट के साथ जब उसकी अमाउंट आप वापस करोगे वो भी आपकी कॉस्ट है। और ऑर्गेनाइजेशन का हम देखते हैं प्रॉफिट, तो वो भी एक तरह से हमारी कॉस्ट होती है, क्योंकि उसी प्रॉफिट में से हम ये सारे लैंड, लेबर और कैपिटल को जो है वो पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉफिट भी एक तरह से हमारी कॉस्ट होती है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारे अपना जो पर्सनल प्रॉफिट होगा या पर्सनल इनकम होगी। कॉस्ट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट कॉस्ट, या वो आउटपुट का फंक्शन है। जैसे ही आप आउटपुट इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन आप ज्यादा करना चाहोगे तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट भी कम बियर करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स थी या डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास, एक्चुअल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हम जो है वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट की तलाश में रहते हैं, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, किसी न किसी को कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू लाजमी होगा, तो वो अभी कोशिश कर रहे होंगे कि इसी स्टडी ड्यूरेशन में ही उनको जॉब मिल जानी चाहिए। तो आपकी कोशिश यही होगी कि अच्छी जॉब मिले जहां से आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की फी भी निकल जाए और आपके जो घर के जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं वो भी हो जाएं, ठीक है। या फिर अगर आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी आपकी यही कोशिश होगी कि आपको ज्यादा सैलरी वाली बेस्ट जो है वो जॉब मिलनी चाहिए। तो अगर आप एक जगह काम कर रहे हो, वहां पर आपको 15,000 वो पे कर रहे हैं और उसी टाइम पे आपको फर्म बी से ऑफर आती है कि आप हमारे पास आकर काम करें, हम आपको 25 या 30,000 पे करेंगे, तो आप फर्म ए को छोड़ के फर्म बी की तरफ जो मूव करते हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी आपने एक फर्म को छोड़ के 15,000 को आपने छोड़ दिया और उस 15,000 को छोड़ के आपने 25 या 30,000 को एक्सेप्ट किया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है? एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर विच आर एक्चुअली इनक्योर्ड बाय अ फर्म। एक्चुअल कॉस्ट वो जो असल में एक फर्म जो है वो बियर कर रही होती है। अब एक फर्म है, उसके पास लेबर है, लेबर आपके पास है, उसको आप वेजेस पे करोगे, वो आपने रियल में चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है आपने पे करना है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट, प्लांट अगर आपने कोई जो आपने प्लांट लगाया हुआ उसमें मशीनरी वगैरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो, बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट्स, ट्रैवलिंग अगर आप करना चाह रहे हो, ट्रांसपोर्ट की आप फैसिलिटी लेना चाह रहे हो, फ्यूल अगर आप यूज कर रहे हो, तो इन सब की जो आप पेमेंट करोगे वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो आप बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन करते हो। ये आपके पास एक रिकॉर्ड होता है कि आपने इतना इतना पैसा अब तक अपने बिजनेस पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट बिजनेस से मैम रिलेटेड। जी जी। एक्चुअल कॉस्ट में हम प्रॉफिट और जो सा लॉस है वो दोनों यानी कि कॉन्सेप्ट में बुक ऑफ रखेंगे। अकाउंट में मेंशन करोगे, हाँ जी। ठीक हो गया। बुक ऑफ अकाउंट में आपका जितना पैसा अब तक आपके बिजनेस पे लग चुका है, या आपके प्लांट पे लग चुका है, या आपकी छोटी सी शॉप है उस पे जो लग चुका है, वो सब आप उसमें मेंशन करोगे। उसके बाद है बिजनेस कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस आपने लेने होते हैं, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप पहले ही पेमेंट साइड पे रखोगे, ठीक है। या अगर आप चाह रहे हो कि आप एक नया प्लांट स्टार्ट करो, आपका काम अच्छे से चल रहा है और आप अपने काम को फैलाना चाह रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास रखोगे। या अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, या आपकी कंपनी को कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने की आपको उम्मीद है, तो उसके लिए जितना भी पैसा आप अपने पास रखोगे वो बिजनेस कॉस्ट होगी। इसके अलावा आपके प्लांट में जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी जो मशीनरी होती है बाज़ औक़ात चलते चलते रुक जाती है, कोई खराब हो जाती है, तो उसी टाइम पर उसे ठीक करवाना ताकि आपकी प्रोडक्शन भी ना रुके, उसके लिए भी पैसा जो हम रखते हैं वो हमारी बिजनेस कॉस्ट में आएगा, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, और प्लस अगर कोई भी आपकी मशीनरी या कैपिटल आपका खराब हो रहा है और आप चाह रहे हो कि प्रोडक्शन आपकी ना रुके, तो उस काम के लिए भी आप कुछ अमाउंट अपने पास रखोगे। ये सब बिजनेस कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट हमारे पास जो है वो
क्या होगी फुल कॉस्ट जो है उसमें, फुल कॉस्ट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं बता चुकी हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। हम जो हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में रहते हैं, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ही हमें मिलना चाहिए, जहां पर सैलरी की ऑफर ज्यादा अच्छी आएगी हम उसी तरफ मूव कर जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और नॉर्मल प्रॉफिट जहां पर आपकी कॉस्ट और प्राइस दोनों इक्वल हो जाएं, यानी अगर आपने अब तक अपनी शॉप पे 1 लाख लगाया है और उसके बदले में आपको अमाउंट भी 1 लाख ही मिली है, ठीक है, 1 लाख ही आपको वापस मिला है, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी जितना पैसा आपने लगाया रिटर्न में भी आपको उतना ही मिला, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि आपको लॉस नहीं हुआ, ठीक है, आपने जिसकी जितनी पेमेंट करनी थी आपने उतनी पेमेंट सबकी कर दी है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो फुल कॉस्ट जो है वो सम होती है या इंक्लूड होती है फुल कॉस्ट में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट ये दोनों फुल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम किसी दूसरे की सर्विसेज हम ले रहे हैं तो उसकी पेमेंट हमें जो करनी है वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। किसी दूसरे की सर्विसेज लेकर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी जो हम पेमेंट करेंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। यानी हमने किसी से जमीन ली हुई है तो उसे हम रेंट पे करेंगे, किसी से बिल्डिंग ली हुई है उसे रेंट पे करेंगे, लेबर हायर किए हुए हैं तो उन्हें वेजेस पे करेंगे, जितना भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपने रखा हुआ है उन सबको वेजेस पे करोगे। उसके अलावा आप किसी से रॉ मटेरियल ले रहे हो तो उसकी पेमेंट करोगे। ये सारी चीजें जो हम किसी दूसरे से सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको उनकी सर्विसेज की जो है वो पेमेंट हमने करनी है, ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी ये होती है कि हम अपने बिजनेस में अपनी ही कोई एबिलिटी यूटिलाइज कर दें। यानी अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो, बिजनेस की थोड़ी बहुत आपको नो हाउ है, तो आप मैनेजमेंट वाला जो सेक्टर है वो आप खुद ही हैंडल करोगे, या अकाउंट्स की जो सीट्स होती हैं वो आप खुद ही संभाल लोगे, तो इस वजह से आपको अकाउंटेंट हायर नहीं करने पड़ेंगे। तो जो पेमेंट आपने उनको देनी थी वो आपकी एक तरह से सेव हो गई है, कि वो एक तरह से आपका प्रॉफिट बन गया है कि आपकी पेमेंट आपके पास ही रही है, आपने किसी दूसरे को दी नहीं है। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। या आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास एक बिल्डिंग थी जो खाली पड़ी है, कोई यूज नहीं कर रहा, तो आप उसी बिल्डिंग पे अपना एक छोटा सा काम स्टार्ट करते हो, तो बिल्डिंग का रेंट अगर आप किसी और से बिल्डिंग लेकर वहां पे काम स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता। लेकिन अब जब बिल्डिंग आपकी अपनी है, काम आपने अपना स्टार्ट किया है, तो आपको किसी और को रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो रेंट आपका सेव हो गया है, वो आपकी इनकम बन गई है, एक तरह से आपका प्रॉफिट हो गया है। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उसके बाद हमारे पास है प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट होती है जो एक इंडिविजुअल को जो है वो बियर करनी पड़ती है, या किसी भी एक फर्म को बियर करनी पड़ती है। प्राइवेट कॉस्ट जो किसी भी एक फर्म को या किसी भी एक इंडिविजुअल को जो हम बियर करते हैं वो हमारी प्राइवेट कॉस्ट होती है। यानी आपके रिसोर्सेज हैं, आपने यूटिलाइज किया या आपने किसी से रिसोर्सेज लेकर अपना कोई काम स्टार्ट किया, तो वो आपको बियर करना पड़ रहा है। आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं वो उनको बियर नहीं करना पड़ेगा, उनसे आपने जितनी पहले से सेट किया हुआ है कि आप 15,000 उन्हें वेजेस दोगे तो आप उन्हें 15,000 ही वेजेस दोगे, ठीक है। और प्राइवेट कॉस्ट में हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आ जाती हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट हमारे पास जो है वो प्राइवेट कॉस्ट में आ जाती हैं। यानी हम किसी दूसरे से सर्विसेज भी लेंगे और प्लस हम अपनी सर्विसेज भी अपने बिजनेस में लगाएंगे, ये हमारे पास प्राइवेट कॉस्ट है। तो आप सिंपल प्राइवेट कॉस्ट की डेफिनेशन कर सकते हो, प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। और फिर आप उसे एक्सप्लेन कर दो कि प्राइवेट कॉस्ट में हम अपनी सर्विसेज भी यूज करते हैं और प्लस हम किसी दूसरे से भी सर्विसेज लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने की, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। उसके बाद सोशल कॉस्ट जो पूरी इकोनॉमी को बियर करनी पड़ती है। प्रोडक्शन की सूरत में आपने किसी एक जगह पे प्लांट लगाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द काफी सारे लोग रहते हैं, तो आप जब भी प्रोडक्शन करोगे तो वो मशीनरी जब भी चलेगी तो उसकी बहुत ज्यादा आवाज आएगी, शोर बहुत होगा, उसकी वजह से लोगों को जो है वो समाज के जो इश्यूज है सुनने में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो ये वो कॉस्ट है जो पब्लिक को फेस करनी पड़ती है। जिस जगह आप काम कर रहे हो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं उन सबको आपके उस एक प्लांट की वजह से जो जो नुकसान होंगे वो पूरी पब्लिक जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको बियर करने पड़ेंगे। ये हमारे पास सोशल कॉस्ट है। इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट कंपेयर्ड टू पे अ प्राइस। ये एक्सटर्नल कॉस्ट होती है जिसमें जो ऑनर होते हैं फर्म के वो पे नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट पब्लिक को पे करना पड़ेगा। वो जैसे एटमोस्फेयर खराब हो रहा है
तो फर्म को तो चलो, फर्म में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें तो नुकसान होगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, उन्हें भी ये सब कुछ बियर करना पड़ेगा। रिवर्स, पानी अगर गंदा हो रहा है दरियाओं का, उसकी वजह से लेक और मतलब इन सब चीजों की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, तो ये पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, ऑनर जो है वो फेस नहीं करेगा। सम कॉस्ट है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे सम कॉस्ट होती है जो रिकवरेबल नहीं होती। ठीक है, अगर आपने एक दफा पैसा लगा दिया है तो आपको दोबारा से उतना ही पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा, ये आपके पास सम कॉस्ट है। यानी अगर आपकी फैक्ट्री को किसी एक मशीनरी की जरूरत थी और उससे एक ही काम हो सकता है, उसे आप अल्टरनेट पर्पजेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तो जब आप वो चीज परचेज कर लेते हो, परचेज करने के बाद आपने उससे वो काम भी ले लिया, काम लेने के बाद अब वो चीज फ्री है, ठीक है, आप उसे किसी और काम के लिए या किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो जब आप उसे मार्केट में सेल करने जाओगे, तो अगर आपने 2 लाख की वो चीज खरीदी है, तो अब आपको जो है वो 1 लाख में या 1.25 लाख में वो चीज आपकी सेल होती है, तो 2 लाख में से 1.25 लाख की वो चीज सेल हुई, तो बाकी आपका लॉस हो गया। ये सम कॉस्ट है, यानी जितने की आपने चीज परचेज की है उससे कम कीमत पर वो चीज आप सेल करोगे, वो आपकी सम कॉस्ट है। या अगर आप सेल नहीं भी करते हो, तो वो एक चीज आपकी फैक्ट्री में पड़ी हुई है, उससे आप कोई भी काम नहीं ले रहे हो, तो वो आपकी सम कॉस्ट में जाएगी, यानी आप उससे दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड हमारे पास वो होता है जो 2 से 6 मंथ तक होता है, कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुई है तो 2 से 6 मंथ तक ही होंगी, और इस दौरान कोई भी न्यू फर्म जब वो मार्केट में एंटर होना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी फर्में होती हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जिनके पास प्रॉपर प्लान होता है, तो वो एंटर हो भी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हमारे पास लेबर और एक हमारे पास कैपिटल, यानी लेबर या हमारे पास मशीनरी, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये हम पर है कि हम लेबर को ज्यादा यूज करते हैं या हम कैपिटल को ज्यादा यूज करते हैं। तो शॉर्ट रन में हम दोनों में से किसी एक की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, दूसरे के अमाउंट को हम फिक्स रखेंगे, या आप लेबर इंक्रीज करोगे तो कैपिटल फिक्स करोगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज करोगे तो लेबर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये हमारा शॉर्ट रन का टाइम पीरियड है, जिसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करने जा रहे हो, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो उसमें न्यू फर्म्स एंटर नहीं होंगी, और अगर एंटर होंगी भी तो वो वाली फर्म्स एंटर होंगी जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, जिनके पास प्रॉपर प्लान होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड वर्कर होंगे, या काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका बहुत ज्यादा गुड होगा, कि वो इस कम टाइम पीरियड में फर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है। शॉर्ट टाइम पीरियड में लेबर या कैपिटल, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप वेरिएबल रखोगे, यानी किसी एक की आप अमाउंट कम या ज्यादा करोगे, और दूसरे को आपने फिक्स कंसीडर करना है। तो अगर पाकिस्तान के हवाले से देखते हो तो पाकिस्तान में लेबर ज्यादा है, तो अगर प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पर लेबर को जो है वो प्रेफर किया जाता है, कैपिटल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, तो कैपिटल को जो है वो लोग कॉन्स्टेंटली कंसीडर करते हैं। या अगर आप लेबर नहीं हायर करना, लेबर भी आप हायर करते हो, और इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो आप डबल शिफ्ट पर भी काम करवा सकते हो लेबर से। उसके बाद लॉन्ग टाइम पीरियड वो होता है जिसमें प्राइसेस अगर इंक्रीज हुई है तो काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज होंगी, 2 से 3 साल के लिए, और इसमें हम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल होंगे, दोनों को हम फिक्स नहीं करेंगे। या हम अगर हम लेबर की तादाद इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल की भी कुछ अमाउंट आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, ये लॉन्ग टाइम पीरियड में आप करेंगे। और इसके अलावा न्यू फंड्स भी एंटर होंगी, और पुरानी फर्में जिन्हें लॉस हो रहा था वो बिजनेस को छोड़कर भी जा सकती हैं, मार्केट को छोड़कर भी जा सकती हैं, और दोबारा से एक फुल फॉर्म के साथ, फुल स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ दोबारा जो है वो वापस भी आ सकती हैं। ये लॉन्ग टाइम पीरियड में होगा। उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए थे लेकिन आपने पढ़े नहीं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमने आज पढ़ने हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ चुके हो, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। वो मनी, वो पैसा जो हम आउटपुट की प्रोडक्शन पर खर्च करेंगे, वो हमारी कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट हमें किस किस मद में देनी पड़ेगी? रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। ठीक है, यानी हमने लैंड ली है तो रेंट पे करेंगे, लेबर से हम वेजेस लेंगे, लेबर को हम वेजेस देंगे, और कैपिटल से हम जो है, कैपिटल अगर हमने लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का हमें प्रॉफिट देखना होता है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो है वो बेसिकली टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी टोटल कॉस्ट जो हम बियर कर रहे होते हैं उसमें हमारी एक तो फिक्स कॉस्ट होती है जो हमें हर हाल में देनी होती है, और प्लस हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहेगी आउटपुट के साथ। अब सबसे पहले हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है,
टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है, आउटपुट के साथ, आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगी? सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और परमानेंट स्टाफ, जो आपके पास स्टाफ काम कर रहा है उनकी सैलरीज आपने देनी है। मशीनरी अगर आपकी खराब हो रही है तो उसकी डेप्रिसिएशन पे जो आपका पैसा लगेगा। एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, अगर आपकी बिल्डिंग खराब है तो उसको भी मरम्मत करवाने पे आपका जो पैसा लगेगा। नॉर्मल प्रॉफिट, कोशिश होती है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही हो। अगर हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे हमारी जो कॉस्ट है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने रेंट देना है, वो भी हर हाल में हम पे करेंगे। प्रीमियम ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी होती है उनकी, कि आपने एक मंथ में इतनी अमाउंट देनी है, तो वो भी आपने हर हाल में पे करनी है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हुई है चाहे प्रोडक्शन नहीं हुई। फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन फिक्स कॉस्ट जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि हर हाल में आपको ये चीजें जो है ये कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। अगर आपकी आउटपुट प्रोडक्शन नहीं भी हुई फिर भी आपने ये कॉस्ट हर हाल में पे करनी है। अगर आपको लॉस हो गया है तो आप अपने वर्कर्स को ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस दफा लॉस हो गया है, मेरे पास अमाउंट नहीं है कि मैं आप लोगों को सर्विसेज, जो भी मैंने आपसे सर्विसेज ली है उनकी मैं आपको पेमेंट दे सकूं। तो ऐसा नहीं होता। आपने प्रोडक्शन हुई है नहीं हुई, फिक्स कॉस्ट आपने हर हाल में बियर करनी है। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? वो कॉस्ट जो हमारी आउटपुट के साथ चेंज होने से हमारी कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। द कॉस्ट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट की प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, वाइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ये कॉस्ट हमारी आउटपुट पे डिपेंड करेगी। अगर हम आउटपुट अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम करना चाहेंगे तो कॉस्ट भी कम बियर करनी पड़ेगी। अब इसकी में क्या क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल, जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट हो गई ज्यादा। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो लेबर से हम डबल शिफ्ट पे काम लेंगे, जब लेबर से डबल शिफ्ट पे काम लेंगे तो उन्हें पेमेंट भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल यूज कर रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो, उस पर जो पैसा आपका खर्च होगा ठीक करवाने पे या रिपेयर करवाने पे, उसके ये भी उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा बियर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पहले एक टाइम पे आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे थे, अब अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी आपको ज्यादा लेनी होगी, तो ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए बेस्ट से बेस्ट एडवर्टीजमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, तो एडवर्टीजमेंट पे जो आपका पैसा लगेगा वो। और टैक्सेस, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमें वेरिएबल कॉस्ट में बियर करनी पड़ेंगी, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है जो हमारी आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। उसके बाद है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? टोटल कॉस्ट सम होती है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सिफर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की तो फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, वो आपको हर हाल में पे करनी होती है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर जीरो होती भी है, आपने प्रोडक्शन नहीं की तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो है। लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपने हर हाल में पे करनी है। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद एवरेज। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है जितनी भी आपने कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आप पे कर चुके हो उसको आउटपुट पे डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज निकल आएगी। यानी हर अगली प्रोडक्शन के साथ आपकी कॉस्ट पहले से कम हो जाएगी या ज्यादा हो रही है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं अपनी प्रोडक्शन पर या आउटपुट पर, तो वो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट की होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होता है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट पे या प्रोडक्शन पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। उसके बाद एवरेज कॉस्ट,
एवरेज कॉस्ट में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है, तो इन दोनों को सम करके अगर हम आउटपुट पे डिवाइड कर दें तभी हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या अगर हम सिर्फ टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करें तब भी हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये दो मेथड दिए हैं जिनमें से आपको इजी लगे। और मार्जिनल कॉस्ट हमने चेंज बताना है कि अगर हम पहले हमने 1 यूनिट की प्रोडक्शन की और अगले टाइम पे हमने 2 यूनिट की प्रोडक्शन की है, तो उन 2 यूनिट की प्रोडक्शन पे हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, हमारी कॉस्ट कम हुई है या हमारी कॉस्ट ज्यादा हुई है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, चेंज बताना है। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल का मतलब कम होना, गिरना, तो मार्जिनल कॉस्ट यानी आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर हो गया? और डायग्राम्स रह गई हैं। यस मैम, व्हाइट बोर्ड कर दूं ओपन? हाँ जी कर दो, व्हाइट बोर्ड करो, डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। जी मैम हो गया, आप करते हैं। फिक्स कॉस्ट है। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की डायग्राम क्या होगी, ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट, ये है हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट होगी, जितनी भी हमने प्रोडक्शन करनी है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और वाई एक्सिस पे हम जो है वो कॉस्ट को शो करेंगे, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट से आपको पता चल रहा होगा कि कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे प्रोडक्शन आप कम करो, ये आपकी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप वाई एक्सिस पे कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे आउटपुट रखोगे। फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करो। अगर हमारी प्रोडक्शन पहले Q1 थी तो फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही थी। अब अगर हम प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं, Q1 से Q2 की तरफ आते हैं, Q1 से Q2 की तरफ हम आए तो तब भी हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स रही है, इसमें चेंज नहीं आया। तो यही फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हो। फिक्स कॉस्ट वो जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, आउटपुट आप कम करो या ज्यादा करो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इंक्रीज दिखाना चाहते हो या अगर आप डिक्रीज दिखाना चाहते हो तब भी हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट का कर्व हमारे पास फिक्स ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ये फिक्स कॉस्ट की डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाए वो हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो जो आउटपुट के चेंज होने से, प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज होगी, वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। और अगर हम प्रोडक्शन जीरो करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है ये 0 होता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर आप प्रोडक्शन जो है आउटपुट आपकी 0 है, आउटपुट 0 होने से वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 0, क्योंकि हमने कोई चीज की प्रोडक्शन की नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं की तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास 0 होगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट में देखते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की, प्रोडक्शन आपने इस बार नहीं की, आपके कोई फाइनेंशियल इशू थे या कोई भी इशू था जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर सके, तो फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट जब आपने प्रोडक्शन आउटपुट नहीं की, प्रोडक्शन आपकी नहीं हुई, तो उस कंडीशन में भी आपको फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, चाहे 10, 20, 25, 30 रुपए आप जितने मर्जी दो, आपने हर हाल में देने हैं, वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 हो जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट का कर्व किस तरह से बनेगा,
ये है कुछ वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब ये कर्व क्या शो करता है कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो है वो कॉस्ट जो है वो ज्यादा बियर करनी पड़ती है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये, यहाँ इस पॉइंट पे जब आप प्रोडक्शन करोगे, ये आपकी स्टार्ट वाली प्रोडक्शन है, यहाँ पे कॉस्ट 1 थी, कॉस्ट 1 थी, और यहाँ पर आप प्रोडक्शन भी जो है वो Q1 कर रहे थे। अब जैसे ही आपने अपनी प्रोडक्शन आप इंक्रीज करने चाह रहे हो, प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन आपने इंक्रीज की, Q1 से आप Q2 की तरफ आए हो, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी हो गई ज्यादा। लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल आता है जहां पर आप अगर अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि आपकी फर्म को एक्सपीरियंस हो गया है, आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको पता चल गया है कि ये मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग जो है वो बेस्ट करके अपनी जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। वो ऑप्टिमम लेवल होता है, और वो ऑप्टिमम लेवल इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा करने से आपकी जो कॉस्ट है वो पहले से कम होगी, इतनी ज्यादा उसमें इंक्रीज नहीं आएगा। ये हमारे पास कॉस्ट 3 आ गई। इंक्रीज होगी कॉस्ट, लेकिन जिस रेशो से पहले कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी उस रेशो से कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने से हमें कॉस्ट है वो ज्यादा बियर करनी पड़ती है, लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल या ऑप्टिमम लेवल ऐसा आता है जहां पर हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि इकोनॉमी मार्केट में किस तरह से की कंडीशन है, हम किस तरह से अपनी मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट करके या एडवर्टीजमेंट अपनी चीजों की बेस्ट से बेस्ट करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। वो ऑप्टिमल लेवल होता है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो कॉस्ट आपकी पहले से कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उस लेवल के बाद जब आप पहुंच जाते हो उस हाई लेवल पर जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे होते हो, उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे, सपोज अगर आप इस लेवल पर आकर प्रोडक्शन करते हो, तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्शन करोगे तो एक बार फिर से आपकी कॉस्ट जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि अब जो है कोई न्यू फर्म हो सकता है मार्केट में एंटर हो गई है, जिसने आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें अपनी तरफ हायर कर लिया है, या आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं थी। जो दूसरी फर्म, अब जो न्यू फर्म आई है उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, उसके पास इन्वेस्टमेंट पैकेज बहुत अच्छा था, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जिसके थ्रू जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे थे वो प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। इसके बाद दोबारा फिर से आपको जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोबारा फिर से ऑप्टिमल लेवल को अचीव करने के लिए। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। अब अगर हम टोटल कॉस्ट पे आते हैं, टोटल कॉस्ट सम होती है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो सम होगी फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। अगर हमारे पास हमने प्रोडक्शन नहीं हुई, हमारी प्रोडक्शन ना होने की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 हो गई, लेकिन प्रोडक्शन ना होने की वजह से फिक्स कॉस्ट का आउटपुट का तो आपस में कोई लिंक है ही नहीं, तो प्रोडक्शन नहीं हुई लेकिन फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपीज या $20, जिस भी तरह से आप इसको करना चाहो, आपने देने हैं। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20 हो गई। तो अब जो है वो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि उसके थोड़ा बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जब फिक्स कॉस्ट 0 नहीं है तो टोटल कॉस्ट भी हमारे पास 0 नहीं आई। तो इस वजह से हम जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो बिल्कुल इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी बिल्कुल वही है जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व की मैंने आपको बताई है। कर्व जरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, अब इस बोर्ड पे तो ऐसे ही हो सकता है। तो कर्व बिल्कुल सेम ऐसे ही बनना है, लेकिन क्या है कि इसको आपने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस टोटल कॉस्ट के कर्व को आप यहां से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी।
सेम वैसे ही दोगे कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो है वो कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज होती है, पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता हमें उस चीज का। आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सपीरियंस होने लगता है तो हम जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट हमारी पहले से कम हो जाएगी। जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं तो हमें देख के न्यू फर्में मार्केट में आती हैं, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजीज उनके पास अच्छी होती हैं, या वो जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने पास हायर कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, तो फिर से हमें जो है अगर हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, उसके बाद है, आगे करवा दूं या बस कर्व रह गए हैं? मैम कल करवाना मैम कल का तो जी लेक्चर है जी मैम। जी जी। शायद भाई 1 मिनट सवाल कर लो। मैम ये हाँ जो जी सा आपने टोटल कॉस्ट का ये जो सा बनाया है हाँ जी। मैम, फिक्स कॉस्ट की तो जो सी कॉस्ट है वो आपने इनकी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर दी, इसकी जी यानी जी कि आपने एरो टाइप क्यों यानी कि मैम यानी कि कर्व टाइप क्यों यानी कि ड्रा किया, जबकि ये भी तो 20 है फिक्स की हमें हमारे पास यानी कि, फिक्स है क्योंकि ना। हमारे अब पास वेरिएबल में तो कोई यानी कि इजाफा ही नहीं हुआ वेरिएबल कॉस्ट में, तो फिर क्यों इसके कर्व बनाई। वो तो मैंने इस वजह से आपको बताया है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो, देखो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई। अब टोटल कॉस्ट हम यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं, हम टोटल कॉस्ट का कर्व भी तो सेम वेरिएबल कॉस्ट की तरह है, तो हम उसे भी तो 0 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसे 0 पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट करते, हम इसे ऊपर से क्यों स्टार्ट करते हैं, तो वो इस वजह से बताया है कि टोटल कॉस्ट में हमारे पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो टोटल कॉस्ट को 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हमें फिक्स कॉस्ट हर हाल में पे करनी होती है। पहली बात ये। दूसरी बात, अब हमेशा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 नहीं रहेगी ना, आप हमेशा तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहोगे ना, कभी तो आपकी प्रोडक्शन होगी। इस महीने आपने प्रोडक्शन नहीं की, आप अगले महीने आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आप प्रोडक्शन करोगे, आपको लगेगा कि अब आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए, चीजें आपको दोबारा से प्रोड्यूस करनी चाहिए, दोबारा सेल करनी चाहिए, दोबारा प्रॉफिट गेन करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की तो सेकंड टाइम आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लाजमी करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ही 0 रहेगी, हमेशा 0 नहीं रहती। बाज औकात इकोनॉमी में सिचुएशन इस तरह से हो जाती है, कंडीशन इस तरह से आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो उस वजह से कुछ अरसे के लिए आप अपनी आउटपुट को कम करते हो या अपनी आउटपुट इंक्रीज नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट सिफर होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर पूरी मार्केट में सब फर्में जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करके प्रॉफिट गेन कर रही हैं और उस सिचुएशन में आप बैठे हुए हो, तो ऐसा नहीं होगा, आप भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर करोगे। क्लियर हो गया? मैम अगर आप ये कहना, मैं एक दूसरी जो सी बनी हुई है 120 और 60 का वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें आ रही है, तो अगर आप हाँ काइंडली जी। इसका आप बना दें, चलो मुझे कहाँ और पे? क्लियर हो। मैम ये इतनी टेबल वाली जगह। बात, हाँ टेबल जी की मैम। बात कर रहे हो? यस मैम। मैम उसमें वेरिएबल कॉस्ट 60 भी तो दी हुई है ना, अगर वो आप जी जी उसका जी। कर सकते हैं। तो ये तो फिर मैं कल आपको करवाऊंगी, चले टेबल से स्टार्ट कराऊंगी, टेबल चले की ठीक। सारी वैल्यूज यहीं से देखेंगे और मैं आपको इन्हीं टेबल वैल्यू से ये डायग्राम बनवाऊंगी। ठीक ठीक हो है, गया मैम। ठीक उससे हो पहले गया। आप ये रिवाइज कर लो। और आप ईमानदारी से सब बता दो मुझे, पीछे से किस किसने रिवाइज किया है फर्स्ट चैप्टर से? मैम मैम जी जी। मैम मैम आपको कुछ कहा था, आपने तो फिर दोबारा कुछ पलट के भी नहीं देखा। क्या कहा था आपने मुझे? मैं तो बस वो पूरी छुट्टी इंतजार ही करता रह गया हूँ। वो मैंने अब आपको रिवाइज करवाना है, क्योंकि वो जो फाटा वाले स्टूडेंट हैं वो हैं यहाँ पे, तो वो अब मैं आपको पेपर से पहले, मुझे मैम पूरा मैं यकीन है किसी ने नहीं पढ़ा, तो चैप्टर मैम नंबर 1 मैं आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी। मैम यस मैम मैम मैं थैंक यू। मैम मैम जी रोल जी। नंबर यस 11। मैम। मैम सलार अब्दुल्ला को जब यानी कि सलार अब्दुल्ला कह रहा हूँ मैम, जब भी आप फाटा वालों के लेक्चर तो फाटा काइंडली वालों को नहीं, हाँ जी आप पूरी क्लास को मैं इकट्ठा लेक्चर दूंगी, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए बस डे ठीक। होगा एवरी वेडनेसडे और थर्सडे। यस ठीक है? मैम ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक है, 2 2 दिन में दिन ठीक है। आप जो है वो हम पिछला रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है किसी ने पीछे से खोल के नहीं देखा होगा, और आपके मिड और फाइनल लग रहा है कि वो इकट्ठे ही होंगे, तो अपने हाल पे भी रहम करना और मेरे हाल पे भी रहम करना।